हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशंस। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड सोसाइटी मोहाली की जो रिक्रूटमेंट है रिगार्डिंग स्टाफ नर्स, उसके रिगार्डिंग प्रैक्टिस पेपर 1। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कॉमनली पूछे गए हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं ये, एंड दे ऑल आर रिलेटेड टू द क्लिनिकल एरियाज। So one by one we will discuss about all these questions. So मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है, वो है एनाफिलेक्टिक शॉक इज ट्रीटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स, एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए इज एड्रेनलिन, ऑप्शन बी इज प्रोपेनॉल, ऑप्शन सी इज एनालप्रिल एंड ऑप्शन डी इज डिजॉक्सिन। ठीक है, तो दिस इज ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली यूपीपीएससी में भी ये क्वेश्चन आया था, एंड और भी काफी एम्स एंड बाबा फरीद के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है एड्रेनलिन। ठीक है, तो जब भी किसी पेशेंट में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, जब एनाफिलेक्टिक शॉक होता है पेशेंट को, तो उस केस पे हमें एड्रेनलिन देना है। ठीक है, एड्रेनलिन जो है इट इज अ हार्मोन जिसका दूसरा नाम क्या है, एपिनेफ्रिन, एंड इट इज अ आइनोट्रोपिक एजेंट। और हमें ये पेशेंट को क्यों देना है, क्योंकि अगर पेशेंट को एनाफिलेक्टिक शॉक है तो देयर आर चांसेस कि पेशेंट का बीपी ड्रॉप हो सकता है, हार्ट फंक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है, पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये क्या करेगा, एक तो पेशेंट के हार्ट फंक्शन को मेंटेन करेगा, बीपी को मेंटेन करेगा, और साथ ही साथ अगर हम पेशेंट के थ्रोट में स्वेलिंग है या रेस्पिरेटरी कोई भी प्रॉब्लम है उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा। Now the second question is, continuous bubbling in water seal chest drainage is considered as. The options are option number A is normal finding, option B is surgical emphysema, option C is air leakage in system, and option D is chest drain इज आउट। ठीक है, मतलब कि अगर पेशेंट को चेस्ट ड्रेनेज लगा हुआ है एंड उसमें अगर कंटिन्यूअसली बबलिंग हो रही है तो उसका क्या मतलब है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट suggest that the patient is having air leakage in the system, कि पेशेंट में बबलिंग जो हो रही है उससे क्या है कि जो वहां पे है एयर लीकेज हो रही है। तो जो उस हमारे जो चेस्ट ड्रेनेज में वाटर होता है, तो जब पेशेंट इनहेल करता है तो उस टाइम पे वो वाटर का जो लेवल है वो इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, राइज होना चाहिए। जब पेशेंट एक्सेल करता है तो उस टाइम पे वो फॉल होना चाहिए या नीचे गिरना चाहिए। ठीक है, अगर तो ऐसे हो रहा है तो इसका मतलब कि जो हमारा चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है वो प्रॉपरली फंक्शनिंग कर रहा है। लेकिन अगर वहां पे कंटिन्यूअसली बबलिंग है तो इसका मतलब है कि जो हमारा चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा और वहां पे एयर लीकेज हो रही है। Now the next question is, a nurse is teaching the client to take cyclosporine after renal transplantation about key medication information. The nurse tells the clients to be specially alert for. The options are A, sign of infection, option B is hypertension, option C is GI disturbances, and option D is hair loss। ठीक है, तो इसमें है कि पेशेंट को नर्स एजुकेट कर रही है कि साइक्लोस्पोरिन मेडिसिन पेशेंट ले रहा है आफ्टर रीनल ट्रांसप्लांट, तो इनमें से कौन सी चीज है जिसके लिए उन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। तो हमें पता है कि जो साइक्लोस्पोरिन है वो क्या है, इट इज अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। ठीक है, मेनली हम ये रीनल ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में देते हैं ताकि उनका जो रिजेक्शन है, ठीक है, रीनल रिजेक्शन है, वो ना हो पाए। तो उसके लिए हम साइक्लोस्पोरिन देते हैं। तो एज इट इज अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, ये ऑलरेडी पेशेंट की इम्यूनिटी को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, बोन मैरो को डिक्रीज कर रहा है। तो उस केस पे क्या है कि पेशेंट इज एट द रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन। ठीक है, तो इसलिए हमने पेशेंट को करना है कि उसने साइन ऑफ इन्फेक्शन के लिए ध्यान रखना है। अगर पेशेंट को फीवर आता है, ठीक है, या और भी कोई भी इन्फेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उस केस पे उसने इमिडिएटली इन्फॉर्म करना है।
Now the next question is, a client has been diagnosed with pernicious anemia. In planning care for the client, a nurse anticipates that the client will be treated with, and the options are option number A thiamine, option number B iron, option number C vitamin B12 and option number D is folic acid. ठीक है, तो pernicious anemia जो होता है that is due to the deficiency of vitamin B12. ठीक है, तो इस केस में हमने क्या करना है कि द नर्स should educate the client that the client will be treated for विटामिन B12 डेफिशिएंसी. ठीक है, एंड अगर पेशेंट को थायमिन की डेफिशिएंसी है तो थायमिन से पेशेंट को बेरी होगा, आयरन की डेफिशिएंसी है तो आयरन रिलेटेड एनीमिया होगा, फॉलिक एसिड है तो फॉलिक एसिड रिलेटेड एनीमिया होगा. ठीक है, तो जो हमारा पर्निशियस एनीमिया है दैट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 और जो पेशेंट में विटामिन B12 है दैट इज एब्जॉर्ब इन स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, एंड कौन कौन से फूड आइटम्स में सबसे ज्यादा विटामिन B12 होता है, स्पेशली वेजिटेरियन फूड में हमें ये बहुत कम मिलेगा, नहीं मिलता. तो नॉन वेजिटेरियन फूड जो होते हैं उनमें सबसे ज्यादा विटामिन B12 होता है, जिनके एग्जांपल्स है लाइक मीट में है, फिश में है. ठीक है, मिल्क हो गया एंड एग हो गया. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a 21-year-old woman is being treated for injuries sustained in an automobile accident. The patient has a central venous pressure line in place. The nurse recognized that CVP measurement reflects, and the options are option number A cardiac output, option number B pressure in the left ventricle, option C pressure in the right atrium and option number D is pressure in the pulmonary artery. So जो हमारा central venous pressure होता है ये हमारा जो pressure होता है right atrium में, ठीक है, उसको measure करता है. So the blood that is present in the atrium that will be checked by the central venous pressure. So the correct answer is pressure in the right atrium. Now the next question is, a client has undergone a thyroidectomy. The nurse monitors for the signs of damage of parathyroid gland post-operatively. Which of the following would indicate damage to the parathyroid gland? So mainly जो thyroidectomy है that is done in the case of thyroid cancer or in case of goiter, and thyroid ग्लैंड के साथ ही हमारा छोटा सा ग्लैंड होता है दैट इज पैराथायरॉइड ग्लैंड. ठीक है, तो कभी कभी थायरॉइडेक्टमी के टाइम पे पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है वो इंजर्ड हो सकता है. ठीक है, तो इन दैट केस कि कौन से सिम्टम्स होंगे जिससे कि नर्स को पता लगेगा कि देयर इज अ डैमेज टू द पैराथायरॉइड ग्लैंड. एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए इज होर्सनेस, ऑप्शन बी इज टिंगलिंग अराउंड द माउथ, ऑप्शन सी इज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड ऑप्शन नंबर डी इज मस्कुलर स्पाज्म. ठीक है, सो जो हमारा पैराथायरॉइड ग्लैंड है उसका हार्मोन है वो किस चीज में हेल्प करता है, वो कैल्शियम की लेवल को इन द ब्लड मेंटेन करने में हेल्प करता है. ठीक है, तो अगर पैराथायरॉइड ग्लैंड इंजर्ड हुआ है तो उस केस में जो हमारा पैराथायरॉइड हार्मोन है वो रिलीज नहीं होगा, तो जो कैल्शियम लेवल है दैट विल बी लो इन द ब्लड. तो जो कैल्शियम डेफिशिएंसी है उससे रिलेटेड जो साइन एंड सिम्टम्स होंगे दैट विल बी प्रेजेंट इन द पेशेंट. सो पेशेंट में क्या हो सकता है, तो पेशेंट में कंप्लेंट ऑफ अ मस्कुलर स्पाज्म. ठीक है, मस्कुलर स्पाज्म हो सकता है ड्यू टू द हाइपोकैल्सीमिया, sorry, calcemia. Now the next is, after experiencing a transient ischemic attack, a client is prescribed aspirin 100 mg by mouth daily. The nurse should teach the client that this medication has been prescribed to, and the options are to control headache, option number B is enhance immune response, option number C is to prevent intracranial bleeding and option number D is decrease platelets एग्रीगेशन. ठीक है, तो इसमें जो मेन एस्पिरिन है उसका काम क्या है कि वो हमारे जो ऑप्शन नंबर डी है दैट इज डिक्रीज प्लेटलेट एग्रीगेशन उसको प्रिवेंट करेगी. ठीक है, बिकॉज अगर प्लेटलेट एग्रीगेशन ज्यादा है तो देयर विल बी द रिस्क फॉर थ्रोम्बस फॉर्मेशन. ठीक है, तो हमने थ्रोम्बाई फॉर्मेशन को प्रिवेंट करना है तो उसके लिए एस्पिरिन जो है वो वर्क करेगा और वो प्लेटलेट एग्रीगेशन को प्रिवेंट करेगा. तो दैट्स व्हाई एस्पिरिन is given in transient ischemic attack. Now the next question is, a 70-year-old patient is confined to her bed due to advanced Parkinson's disease. Which nursing diagnosis take the highest priority for a patient with Parkinson crisis? And the options are postural hypotension, option number B is ineffective airway clearance,
Option number C is ineffective urinary elimination, and option number D is risk of injury. So जो Parkinson disease है, it is a neurodegenerative disease that is due to the लेस अमाउंट ऑफ डोपामिन. ठीक है, अगर पेशेंट की बॉडी में अमाउंट जो है डोपामिन का वो लेस है, तो उसके कारण पेशेंट को पार्किंसन डिजीज हो सकती है. एंड जो मेन सिम्टम्स होते हैं वो पार्किंसन के क्या क्या है कि पेशेंट विल हैव ट्रेमर, स्लो मूवमेंट होगी पेशेंट में, स्टिफ मसल्स विल बी देयर, अनस्टेडी वॉक एंड बैलेंस, एंड जो पेशेंट है वो अपना कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाएगा, मेंटेन नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो इसमें जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो है टू दैट इज द इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस. ठीक है, तो इसमें जो नर्स है उसको पेशेंट के एयरवे से रिलेटेड, रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टेटस से रिलेटेड केयर करनी है. ठीक है, कि पेशेंट का जो एयरवे क्लियरेंस है वो हो सके. Now the next question is, a client who just received a diagnosis of hepatitis A ask, how could I have gotten this disease? What's the nurse best response? ठीक है, so the options are, option number A is you could have contracted this by using IV drugs. You have must have received an infected blood transfusion. Option number C is you contracted this by engaging in unprotected sexual contact. And option number D is you may have eaten contaminated food. So जो हमारा hepatitis A है, ठीक है, उसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है दैट इज फीको ओरल रूट. ठीक है, इफ द पेशेंट इज कंज्यूमिंग कंटामिनेटेड फूड, वाटर, ठीक है, तो उस केस में पेशेंट को हेपेटाइटिस ए हो सकता है. तो इसमें ऑप्शन नंबर ए, बी, सी आर इनकरेक्ट. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. और जो हमारा हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी है दैट इज due to the sexual unprotected sexual intercourse or using IV drugs or infected blood transfusion. Now the next question is, the primary cause of abdominal ascites in the patient with cirrhosis of the liver is an increased vasopressin level. Option number B is an increased serum sodium level. Option number C is a decreased serum aldosterone level. And option number D is a decreased serum albumin level. ठीक है, सो जो सिरोसिस ऑफ लीवर है उसमें जो एल्बुमिन होता है उसका बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है. ठीक है, और जो लीवर है वो एल्बुमिन की प्रोडक्शन में हेल्प करता है. तो अगर पेशेंट को ऑलरेडी सिरोसिस ऑफ लीवर है, लीवर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो जो एल्बुमिन होगा दैट विल बी लेस इन द बॉडी. एंड जो एल्बुमिन है वो क्या करता है, एल्बुमिन हेल्प्स टू मेंटेन द ऑनकोटिक प्रेशर. ठीक है, ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है. और अगर पेशेंट की बॉडी में एल्बुमिन का कम लेवल है, एल्बुमिन, इफ द एल्बुमिन इज लो, सो ऑनकोटिक प्रेशर विल आल्सो लो. तो उसकी वजह से क्या है कि जो हमारे इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जो फ्लूइड होता है, ठीक है, वो लीक होके पेरिटोनियल कैविटी में आ जाता है, तो उसकी वजह से एसाइटिस होता है. तो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, अ डिक्रीज्ड सीरम एल्बुमिन लेवल will lead to abdominal ascites in case of cirrhosis of liver due to decrease oncotic pressure. Now the next question is, a patient with increased intracranial pressure is receiving mannitol, and to evaluate the effectiveness of this drug, the nurse should assess the client for which of the following? And the options are decreased pulse rate, option number B is increased temperature, option number C is increased urine output, and option number D is increased pupillary reaction. So जो हमारा मैनिटोल है, मैनिटोल इज अ ऑस्मोटिक डायूरेटिक, एंड जब भी पेशेंट को पेशेंट का इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होगा तो उस केस में क्या है कि जो पेशेंट के प्यूपिल होंगे दैट विल बी नॉन रिएक्टिव टू लाइट एंड द प्यूपिल विल बी डायलेटेड. ठीक है, तो टू चेक आउट कि वेदर the mannitol is working properly and the ICP level is decreasing. So in that case, option number D is the right answer, कि increased pupillary reaction will be there. Now the next question is, oral polio vaccine under pulse polio immunization program is given to children of what age? And the options are, option number A is up to 1 year, option number B is up to 3 years, option number 3 is up to
5 years, and option number D is up to 7 years. So the correct answer is option number C, that is up to 5 years. ठीक है. So under the pulse polio vaccine और pulse polio immunization, all the extra doses, ठीक है, जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अलावा जो एक्स्ट्रा डोजेस है वो सारे 5 साल से छोटे बच्चों को मिलनी चाहिए. Now the next question is, which instruction should the nurse give to a patient who is going to have a chest tube removal? So the options are, option number A is hyperventilate just before the tube is removed. Option number B is inhale as the tube is being pulled out. Option number C is take a deep breath and hold it. And option number D is avoid the Valsalva maneuver. So for this, the correct answer is option number C, that is take a deep breath and hold it. अब नर्स ने ऐसा क्यों कहना है पेशेंट को कि अपनी लंबी सांस लेके अपनी सांस को होल्ड करके रखना है, टू प्रिवेंट द री एंट्रिंग ऑफ एयर इनटू द प्लूरल स्पेस. ठीक है, ताकि फिर से जो एयर है वो दोबारा से प्लूरल कैविटी में ना चली जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए शी विल इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू टेक द डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a nurse is caring for the client who has tracheostomy tube and is undergoing mechanical ventilation. The nurse can help prevent tracheal dilation, a complication of tracheostomy tube placement by. So इनमें से कौन सा एक्शन है जो कि ट्रेकियल डायलेशन को प्रिवेंट करेगा? एंड द ऑप्शंस आर suctioning the tracheostomy tube frequently. Option number B is using a curved tracheostomy tube. Option number C is using the minimal leak technique and keeping cuff pressure less than 25 centimeter H2O. And option number D is keeping the tracheostomy tube plugged. ठीक है. So to prevent the tracheal dilatation, the nurse should follow the minimal leak technique. ठीक है, उसमें क्या है कि minimal leak technique में the cuff should be filled with water or air. ठीक है, जिसमें कि लेस देन 25 सेंटीमीटर ऑफ हमने एयर से इसको डायलेट करना है, एंड वो इतना भी ज्यादा डायलेट नहीं होना चाहिए कि वो हमारी ट्रेकिया को कंप्रेस करे. ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज मिनिमल लीक टेक्निक शुड बी फॉलोड एंड द cuff should be dilated with the pressure less than 25 centimeter of water. Now the next question is, a female client who received general anesthesia returned from surgery. Post-operatively, which nursing diagnosis take highest priority of this client? ठीक है, पोस्ट ऑप से पेशेंट आई है, जनरल एनेस्थीसिया उसको मिला था, तो इनमें से कौन सी जो है हाईएस्ट प्रायोरिटी है नर्स के लिए? So the option number A is acute pain related to surgery. Option number B is deficient fluid volume related to blood and fluid loss from surgery. Option number C is impaired physical mobility related to surgery. And option number D is risk for aspiration related to anesthesia. So in this, the correct answer is option number D, that is risk for aspiration related to anesthesia, because under general anesthesia जो पेशेंट का स्वेलो रिफ्लेक्स है और जहाँ जिसको हम गैग रिफ्लेक्स बोलते हैं वो एब्सेंट होता है कुछ टाइम के लिए. ठीक है, सो व्हेनेवर पेशेंट केम फ्रॉम ओटी, ठीक है, ओटी से आने के बाद हमने टाइम टू टाइम पेशेंट का गैग रिफ्लेक्स चेक करना है, और जब पेशेंट का गैग रिफ्लेक्स आ जाता है तो उसके बाद ही पेशेंट को हमने लिक्विड डाइट स्टार्ट करनी है. ठीक है. Now the next question is, a client with status asthmaticus is in severe respiratory distress. The nurse should maintain the client in which position? So which position is appropriate for the patient who is having a status asthmaticus? And the options are, option number A is sitting upright position, option number B is supine position, option number C is sideline position, and option number D is prone position. So the correct answer is the sitting upright position, because ये जो position है इसमें जो हमारा लंग एक्सपेंशन है उनको ज्यादा सरफेस एरिया मिलता है, तो इस पोजीशन में जो लंग्स हैं वो इजीली एक्सपैंड होंगे, सो देयर विल बी मोर respiration in the there will be more exchange or better exchange of CO2 and oxygen, so that's why this position is appropriate for the patient. Now the next question is,
A patient with congestive heart failure is given digitalis. Which of the following indicate the earliest manifestation of digitalis toxicity? ठीक है, सो मेनली जो पेशेंट होते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के, उनको डिजॉक्सिन दी जाती है, ठीक है. सो डिजॉक्सिन इज अ एग्जांपल ऑफ डिजिटालिस, डिजिटालिस, ठीक है. सो डिजिटालिस टॉक्सिसिटी इज वेरी कॉमन इन द पेशेंट हु आर टेकिंग डिजॉक्सिन. तो इनमें से कौन से सिम्टम है जिससे ये पता लगेगा कि पेशेंट को डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हुई है? एंड द ऑप्शंस आर: ऑप्शन नंबर ए हाइपोकेलेमिया, ऑप्शन नंबर बी इज टेकिकार्डिया, option number C is nausea and vomiting, and option number D is gynecomastia. So for this the correct answer is option number C, that is nausea and vomiting. So mainly in the digoxin toxicity सबसे पहले पेशेंट को GI disturbance आते हैं, ठीक है, जिसमें पेशेंट को एनोरेक्सिया होगा, दैट विल बी लॉस ऑफ एपेटाइट, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं एंड नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है. एंड इसके बाद पेशेंट को विजुअल डिस्टर्बेंसेस आते हैं, जिसमें कि पेशेंट को ग्रीन एंड येलो हेलोस विल बी देयर एंड कंफ्यूजन विल बी देयर, ठीक है. सो दीज ऑल आर द सम सिम्टम्स और साइन एंड सिम्टम्स फॉर डिजिटालिस टॉक्सिसिटी. सो इनमें से जो कॉमनेस्ट है दैट विल बी द नोशिया एंड वॉमिटिंग. Now the next question is: a 47-year-old male is admitted with an acute myocardial infarction. He is cold and clammy and has severe substernal chest pain with dyspnea. So which of the following intervention nurse will implement on priority basis? And the options are: administer adrenaline intracardiac, provide the light blanket, option number C is place patient in semi-follows position, and option नंबर डी इज एडमिनिस्टर मॉर्फिन बाय स्लो आईवी पुश, ठीक है. तो इसमें जो पेशेंट है उसको ऑलरेडी एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, और पेशेंट जो है उसको कोल्ड एंड क्लैमी स्किन है, दैट विल बी ड्यू टू हाइपोटेंशन, ठीक है. एंड द पेशेंट इज हैविंग सिवियर सबस्टर्नल चेस्ट पेन फॉलोड बाय डिज्निया. तो अगर हम इसमें देखते हैं तो इसमें हमारी जो प्रायोरिटी है दैट विल बी टू प्रिवेंट डिज्निया, ठीक है, मेंटेन द एयरवे. तो हमने सबसे पहले उसको प्रिवेंट करना है, उसको मेंटेन करना है. तो उसके लिए हमने क्या करना है, पेशेंट को सेमी फॉलोअर्स पोजीशन देनी है. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि अगेन जो सेमी फॉलोअर्स पोजीशन है उसमें जो लग एक्सपेंशन होंगे दैट विल बी मोर, एंड जो पेशेंट है उसकी जो ब्रीदिंग होगी दैट विल बी मोर इफेक्टिव, सो दैट वी कैन प्रिवेंट द डिज्निया. Now the next is: the electrolyte balance in the body is regulated by which organ? And the options are: option number A kidney, option number B is heart, option number C is parathyroid, and option number D is liver. So for this the correct answer is option number A, that is kidney. So kidney is a organ of excretory system, and it mainly helps in maintaining the electrolyte balance in the body. Now the next question is: lactulose 20 gram is to be administered to a patient through gastric tube. On hand is lactulose syrup 10 gram per 15 ml. How much will the nurse give? And the options are: option number A 1 ml, option number B is 20 ml, ऑप्शन नंबर सी इज 10 ml एंड ऑप्शन नंबर डी इज 30 ml, ठीक है. तो इसमें क्या है कि हमने गैस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू पेशेंट को लैक्टुलोज देना है 20 ग्राम, बट जो हमारे पास अवेलेबल है दैट इज 10 ग्राम पर 15 ml. तो हमने पेशेंट को कितने ml देना है, तो इसके लिए हमने ड्रग डोज कैलकुलेशन देखना है. सो फॉर दिस द करेक्ट आंसर इज 30 ml. अब हमने इसको कैसे करना है कि इसमें हमने फॉर्मूला जो फॉलो करना है दैट इज डी डिवाइडेड बाई एच इंटू वी. सो वेयर इज डी इज द डिजायर्ड अमाउंट जो हमें चाहिए, एच जो है जो हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, इन हैंड, और V इज द वॉल्यूम जो कि हमारे पास प्रेजेंट है. सो फॉर दिस हमें 20 ग्राम चाहिए था और 10 ग्राम हमारे पास अवेलेबल है इन 15 ml. सो 20 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 15, हमने ये सारी अमाउंट पुट करनी है D बाई एच इंटू वी फॉर्मूला में, एंड देन द डोज विल बी देयर. सो 30 ml. तो हमने पेशेंट को 30 ml जो है सिरप करना है, देना है, जब 30 ml इज 20 gram of lactulose. Now the next question is: the nurse encourage a post-operative patient to move his legs. Contracting the leg muscles help to prevent which post-operative complication? And the options are: A, that is pleurisy, option number B is portal hypertension, option number C is hypostatic pneumonia, and option number D is pulmonary embolism. So
Pulmonary embolism is the correct answer for this question because clot formation is very common after every surgery. और अगर पेशेंट लंबे टाइम तक बेड रेस्ट पे रहेगा, इमोबिलिटी है, तो देयर आर चांसेस कि जो पेशेंट का ब्लड है वो लोअर एक्सट्रीमिटीज में पूल डाउन हो जाता है और उसकी वजह से वहां पे क्लॉट फॉर्मेशन हो सकती है। तो दैट्स वाई हमने पेशेंट को मोटिवेट करना है कि वो एज अर्ली एज एम्बुलेट करे, ताकि जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, क्लॉट फॉर्मेशन है, हम उसको प्रिवेंट कर सके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a female patient is diagnosed with gonorrhea and the nurse should assess her for which of the following? And the options are, option number A is low abdominal pain, option number B is muscle rigidity, option number C is an unsteady gait, and option number D is reddish rash on the inner thigh. So जो gonorrhea है, gonorrhea is a commonest sexually transmitted disease that is caused by bacteria known as Neisseria bacteria gonorrhea है, ठीक है। So इसमें again it is a STD। तो इसमें हमने क्या देखना है कि देयर विल बी अ रेडिश रैश ऑन द इनर थाई ऑफ द पेशेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पेशेंट विद अ पेसमेकर इज ambulating in the room with the assistance of nurse. The patient complains of dizziness and shortness of breath. The initial action by the nurse should be, and the options are, option number A is reassure the patient that you will stay with him. Option number B is have him rest in bed immediately. Option number C is monitor his vital signs every hourly, and option number D is do nothing because this is normal after surgery. So in this case the option number B is the correct answer। ठीक है, जैसे कि पेशेंट ने कंप्लेंट किया कि उसको डिजीनेस है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, तो इमिडिएटली हमने पेशेंट को रेस्ट के लिए बेड पे बिठा देना है और उसके बाद हमने पेशेंट के वाइटल साइंस चेक करने हैं एंड पेशेंट को हमने रीअश्योर करना है, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर डी है दैट इज इनकरेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मोस्ट लाइकली सिस्टमिक एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कीमोथेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ metastatic carcinoma include, option number A is ascites, option number B is nystagmus, option number C is leukopenia, and option number D is polycythemia, ठीक है। सो मेटास्टैटिक कार्सिनोमा इज द कार्सिनोमा जो एक मतलब जो फैल चुका है, ठीक है, दैट इज नॉट कन्फाइंड टू वन प्लेस। सो अगेन जो हमारी कीमोथेरेपी ड्रग्स होती हैं उनकी जो साइड इफेक्ट्स होता है वो बहुत ज्यादा होता है, एंड मेनली जो उसका सबसे मेन साइड इफेक्ट है दैट इज बोन मैरो सप्रेशन, ठीक है। तो बोन मैरो सप्रेशन विल बी देयर, तो बोन मैरो सप्रेशन है, सो द पेशेंट विल हैव ल्यूकोपीनिया, ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ WBC very less and that will put the patient on the risk of infection. So leukopenia is the commonest थिंग और एडवर्स इफेक्ट कीमोथेरेपी, एंड इसके और भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, लाइक पेशेंट जो है उसको अनीमिया हो सकता है, एलोपेशिया हो सकता है, GI डिस्टर्बेंसेस में नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया हो सकता है, ठीक है। एंड मेन जो है दैट इज ल्यूकोपीनिया दैट ड्यू टू बोन मैरो सप्रेशन, और अगर पेशेंट को ल्यूकोपीनिया है तो पेशेंट जो है एट ए रिस्क ऑफ गेटिंग सम काइंड्स ऑफ इन्फेक्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the highest priority of information given to a patient after bronchoscopy include, and the options are, option number A, food and fluid will be withheld for at least 2 hours. Option number B is warm saline gargles will be done after every 2 hourly, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस टू बी डन, एंड ऑप्शन नंबर डी इज ओनली आइस चिप्स एंड कोल्ड लिक्विड विल बी अलाउड इनिशियली, ठीक है। सो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सो आफ्टर द ब्रोंकोस्कोपी, ठीक है, फूड एंड फ्लूइड शुड बी विदहेल्ड फॉर एटलीस्ट 2 hours, एंड आफ्टर ब्रोंकोस्कोपी हमने पेशेंट का देखना है गैग रिफ्लेक्स आया कि नहीं। एक बार पेशेंट का गैग रिफ्लेक्स आ जाएगा उसके बाद ही हमने फूड एंड फ्लूइड स्टार्ट करने हैं, और अगर पेशेंट का गैग रिफ्लेक्स नहीं है और अगर हम पेशेंट को कुछ फूड एंड फ्लूइड दे देंगे, फूड एंड फ्लूइड, तो उस केस में क्या है कि पेशेंट को एस्पिरेशन हो सकता है। सो दैट्स व्हाई विद हेल्डिंग द फूड फॉर सम टाइम, ठीक है, इज इम्पोर्टेंट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन आफ्टर द ब्रोंकोस्कोपी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट हमारी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है सो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते, so kindly like, subscribe my channel, like this video and comment and share
my channel too. So thank you.